दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के होश फाख्ता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं उनके पांव के नीचे की जमीन कुछ ऐसी ना खींच ले जहां पर लखनऊ में दोबारा गद्दी मिलना नामुमकिन हो जाए। यह एक ऐसी परिस्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समीकरण के लिहाज से बन उठी है जहां पर बीजेपी के भीतर खतरे की घंटी बजने लगी है। यूं ही दिल्ली में प्रवेश वर्मा के घर पर जाट नेताओं को बुलाया नहीं गया। यूं ही आज मथुरा देश के गृहमंत्री अमित शाह मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमते हुए नजर नहीं आए और यूं ही आज रक्षा मंत्री भी निकल नहीं पड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्ते पर। और इन सब के बीच यूं ही बीजेपी के भीतर जयंत चौधरी को लेकर खामोशी बरती नहीं जा रही है। यूं ही उसके प्रति नरम भाव आया नहीं है। दरअसल इन सब के पीछे की सोच एक ही है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान, जाट और यादव भी मिल गया तो सूपड़ा साफ बीजेपी का तय है। यानी एक ऐसी परिस्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन चली है जहां पर बीजेपी 2017 तो दूर की गोटी 2012 और 2007 की परिस्थितियों से भी बुरी स्थिति में आ जाएगी और इसका अंदेशा बीजेपी को हो चला है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें समीकरण बैठाए जा रहे हैं लेकिन बीजेपी के पास तीन ही तुरुप के पत्ते हैं। पहला पत्ता उसने जयंत चौधरी के नाम पर खेला। जयंत चौधरी ने जवाब दे दिया, चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। दूसरा तुरुप का पत्ता मथुरा से निकलता है जहां पर क्या वाकई वोटों का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर संभव है। और तीसरी परिस्थिति कैराना से निकलती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इन तीन पत्तों के अलावे बीजेपी के पास कुछ भी नहीं और ये तीनों पत्ते बीजेपी के अनुकूल हो नहीं पा रहे हैं। तो आज जरा सिलसिलेवार तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों के जो समीकरण हैं उसको समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि बीजेपी के पांव तले जमीन क्यों खिसक रही है। जिस तरीके से जाटलैंड में जाटों के लीडर के तौर पर दो ही परिवार अभी तक जाने रहे थे, एक टिकैत परिवार था और दूसरा चौधरी परिवार। चौधरी परिवार का मतलब चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और अब विदेश में पढ़ाई कर कर लौटे जयंत चौधरी हैं। तो चौधरी की चौधराहट के सामने बीजेपी का सूपड़ा साफ क्या इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इस बार बने हैं वह शायद ऐसे मारक हैं जहां पर बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा। तो शायद इस अंदेशे में वो कहने लगी है कि हो सकता है चुनाव के बाद जयंत चौधरी साथ में आकर खड़े हो जाएं। लेकिन जयंत चौधरी भी अब इस सियासी समझ को समझ चुके हैं। वह शाह को भी शह देने की स्थितियों को पैदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है अब विरासत उन्हीं के कांधे पर है। उन्हें समझ में आ चुका है कि अपने बूते ही आगे बढ़ना होगा, किसी के आश्रय या किसी के सहारे नहीं। अखिलेश यादव के साथ कांधे से कांधा मिलाकर जयंत चौधरी अगर नजर आ रहे हैं तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर एक नए नेता का उदय होना है। एक ऐसे नेता का जिसके पास उम्र है, जो समझता है उस भाषा को जो भाषा साधी जाती है सियासी जमीन पर, लेकिन समझता उस भाषा के भीतर कारपेट उठाकर उस पथरीली जमीन को भी देख रहा है। इसीलिए यह कोई आसान नहीं है कि बीजेपी कहे हमारे साथ आ जाओ और जयंत चौधरी कहे उन 700 किसानों के बारे में सोचो जिन्हों की मौत आंदोलन के वक्त हो गई। बहुत कड़ा जवाब है ये। लेकिन आइए जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज सफर पर निकल चलिए क्योंकि यह सवाल आपके जहन में जरूर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में 18% जाट है। 18% जाट के नेताओं के तौर पर एक ही नेता है, उसका नाम है जयंत चौधरी। और ये 18% अगर एकजुट हो गए, हालांकि 100 मुखियाओं को बुलाकर प्रवेश वर्मा के घर पर खुद अमित शाह की मौजूदगी में जिस तरीके से दो अन्य जाट नेताओं को भी बुलाया गया, उसमें प्रवेश शर्मा खुद दिल्ली से आते हैं, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा की सियासत से आते हैं और तीसरे संजीव बालियान जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान लिए हुए हैं। इन तीन अलग अलग नेताओं के चेहरों के आश्रय क्या जाटों को एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ला पाएगी? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्ड जाट को लेकर 2017 में भी बीजेपी ने खेला था। उस वक्त बीजेपी ने 4 चेहरों की पहचान की थी। उसमें से एक संजीव बालियान थे, दूसरे संगीत सोम थे, तीसरे सुरेश राणा थे, चौथे हुकुम सिंह थे।
लेकिन लौटिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस गणित को समझने के लिए जहां पर उत्तर प्रदेश की सत्ता बहुत साफ कहती है, जिसने भी 39-40% वोट हासिल कर लिए, सत्ता उसी की, और उसके बाद तो उसके साथ प्लस चीजें चलती चली जाएगी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों का आप आकलन करेंगे तो जाट यहां पर 18% है, यादव की मौजूदगी यहां पर तकरीबन 7% है, ओबीसी हालांकि लगभग 35 से 40% के बीच में है, लेकिन 7% यादव है। यादव एक मुश्त 7%, उस पर से 18% जाट एक साथ 25% ये हो गए, और लगभग 25-27% के बीच में मुसलमानों की मौजूदगी है, जो बहुत साफ कहती है कि अगर यह परिस्थिति बन गई तो एक झटके में आप 50% तक पहुंच जाएंगे। तो कौन सी सीट बचेगी? जाहिर है वह सीट बचेगी जहां पर समीकरण बीजेपी को अपर कास्ट के भरोसे और ओबीसी और अति पिछड़ा अति दलित को साथ ले पाने की परिस्थिति में क्या वो आ पाएगी? क्योंकि जब हम इस पे देखते हैं तो दलितों के 20% में 10% जाटव हैं। तो आपका सवाल यहां पर यह हो सकता है कि अगर मायावती के साथ मुसलमान मिल जाए तो क्या उसकी जीत भी तय है? तब चीजें बिखरती हुई नजर आती है, क्योंकि 20% दलित एक मुश्त मायावती के साथ आए ना आए, लेकिन 10% जाटव आ सकता है। यह 10% और मुसलमानों के 25 से 27% के बीच की स्थिति भी इनको जो पहुंचाती है वो 35-36% तक पहुंचा देती है। फिर वही सवाल, चीजें बिखर रही हैं। इसके बाद आइए, अपर कास्ट में ब्राह्मणों की तादाद 10% है, ठाकुरों की तादाद तकरीबन 7% है। बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सवाल यही हो चला है कि अगर वह पुरानी परिस्थितियों को देखती है तो वह अनुकूल परिस्थिति बन नहीं पा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का मतलब है 7% यादव, 18% जाट, 26% मुसलमान, यानी तकरीबन 51%। यानी जाट, पहला संदेश, जाट एक मुश्त, तो पश्चिम पर समाजवादी पार्टी आरएलडी का पूरे तरीके से कब्जा। जाट बिखरा, मुस्लिम बटा तो बीजेपी को लाभ, यह भी तय। इसका बहुत साफ संदेश है, क्योंकि 2017 के चुनाव में 136 में से 109 सीटों पर बीजेपी ने यूं ही कब्जा नहीं किया और समाजवादी पार्टी 21 सीटों पर ही ठहर गई। आरएलडी 1 सीट ही जीत पाई, बीएसपी ने 3 सीट जीते। लेकिन इस नए समीकरण के दायरे में आइएगा, जो हम हिस्सेवार चलेंगे, उसकी स्थिति यह बन रही है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी इन इलाकों में 90 सीटों तक जीत सकती है। यह एक नई परिस्थिति बन रही है, जिसका अंदेशा बीजेपी को हो चला है, और 109 से घटकर बीजेपी दहाई के आंकड़े में भी आ सकती है और मैक्सिमम सीट उसके पास 21 से ज्यादा बढ़ पाना मुश्किल होएगा। बीएसपी को लाभ होगा, बीएसपी पिछली बार 3 सीट जीती थी, वह भी हो सकता है 20-21 सीट पा जाए, लेकिन 90 सीट अगर समाजवादी पार्टी आरएलडी की दिशा में चली जाती है, जो समीकरण अलग अलग सीटों के आश्रय भी बन रहे हैं, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ इन जगहों पर बहुत साफ तौर पर नजर आने लगेगा। क्योंकि अगर आप एक पूरे उत्तर प्रदेश को एक क्षण के लिए देखें तो 4 धाराएं रही हैं, और इन चारों धाराओं को जरा समझिए। 1985 कांग्रेस कितने फीसदी वोट मिले थे? लगभग 39.25%। 269 सीट मिली थी, उस समय उत्तराखंड बना नहीं था, वो बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। बीएसपी 2007 में आती है, 30% वोट मिलते हैं, 206 सीट मिलती है। समाजवादी पार्टी को 2012 में 29% वोट मिलते हैं, 224 सीट मिलते हैं। इन तमाम रिकॉर्ड्स को बीजेपी ने फांद लिया और 39.8% यानी लगभग 40% वोट बीजेपी के पास आ गए, यानी 312 सीट उसने एक झटके में जीत ली। अब यहां पर सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर आप गौर कीजिए, जो सुरक्षित सीट है और जो अल्पसंख्यक प्रभाव के हिस्से में आती है। इसमें 3 सीट ऐसी है जो सुरक्षित सीट है और वहां अल्पसंख्यकों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। उसमें एक नेहतौर है, दूसरा चंदौसी है और तीसरा नगीना है। लेकिन जब आप सुरक्षित सीटों की दिशा में जैसे ही आप जाना शुरू करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, तो बीजेपी ने यहां पर पिछली बार पूरे तरीके से कब्जा कर लिया था। 21 सीटों पर कब्जा किया था 23 में से। इतनी सारी सीटें इस क्यों आ गई थी, यह एक सवाल हर किसी के जहन में आएगा। बड़ा सवाल यह था कि अगर 2017 के दौर को याद कीजिएगा तो समाजवादी पार्टी की सत्ता थी और मुस्लिमों की गुंडई भी थी, जिससे दलित परेशान भी थे। दलितों ने वोट उस वक्त उन मुसलमान कैंडिडेट्स को भी नहीं दिया जो कि बीएसपी ने खड़ा किया था। और उस पीरियड को याद कीजिएगा तो मायावती कहती थी कि हमने बहुत मुसलमानों को टिकटें दी, 103 टिकटें दे दी है।
लेकिन दलितों ने उन्हें वोट नहीं दिया। वह वोट शिफ्ट हो गया एक झटके में बीजेपी के पास। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सत्ता है। इस दौर में दलितों ने उन परिस्थितियों को देख लिया है और हर समुदाय विशेष ने भी बीते 5 वर्ष में योगी की सत्ता को ही नापा तौला है। इसीलिए उनके जहन में अभी के समस्याएं हैं, अभी के समाधान हैं और ये बीजेपी समझ पा रही है। इसीलिए वो नैरेटिव बदलना चाहती है। वो कैराना पर लाना चाहती है, मथुरा पर लाना चाहती है, जाट स्वाभिमान का जिक्र करके जाटों के भीतर कहीं सेंध लगाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये तीनों तुरुप के पत्ते नहीं चले तो स्थिति बीजेपी के लिए विकट हो चली है। क्योंकि जिस 21 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी उसमें देखिए रामपुर, मणिहरम, पुरकाजी, नेहतौर, चंदौसी, मिलक, धनौरा, हस्तिनापुर, हापुड़, खुर्जा, खैर, डगलास, हाथरस, बलदेव, आगरा कैंट, आगरा रूरल, टुंडला, जलेसर, बिसौली, फरीदपुर, पूरनपुर, पोव्याम, ये सारी सीटों पर बीजेपी पिछली बार कब्जा की थी। इस बार उसकी स्थिति यहां पर 10% पर भी जीत हासिल कर पाने की हो नहीं पा रही है। नगीना और किशानी समाजवादी पार्टी जीती थी। इसी तरीके से जब आप अल्पसंख्यक सीट पर आते हैं वहां पर मुसीबत एक और है कि अल्पसंख्यकों की मौजूदगी वहां पर लगभग 46 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आप आते हैं निकल के तो यहां पर लगभग 23 सीटें हैं, 33 सीटें आती हैं। यहां पर 33 सीटों पर बीजेपी इन बातों को अभी तक समझती रही कि समाजवादी पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के आश्रय चीजें काटी जा सकती है। इस बार यह चीज नहीं चल पा रही है और सीटों की जो पूरी लंबी फहरिस्त है वह अगर आप जोड़िएगा, जो सुरक्षित सीट है और जो अल्पसंख्यक समुदाय के बहुसंख्य होने की परिस्थिति वहां पर बताती है, वो दोनों मिलाइएगा तो लगभग 58 सीट है। इन 58 सीटों पर बीजेपी कैसे टिकटेगी? सहारनपुर नगर, सहारनपुर, गंगो, कैराना, मुजफ्फरनगर, नजीमाबाद, नगीना, बड़ापुर, धामपुर, नरहौर, बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर, ठाकुरद्वार, बिलारी, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, चंदौसी, असमौली, संभल, स्वार, चमरौहा, रामपुर, मेरठ कैंट, मेरठ, मेरठ दक्षिण, गढ़मुक्तेश्वर, कोल, अलीगढ़, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, बरेली, बरेली छावनी, ये सारी सीटों पर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो संयोग से उस समीकरण की दिशा में जाती है जहां पे यादव और दूसरी जातियों का जैसे ही समावेश होता है वैसे ही मुश्किल बीजेपी की शुरू हो जाती है। आपके जहन में एक चीज़ और आनी चाहिए कि बीजेपी जो इससे पहले जातियों के समीकरण को लेकर खेल करती थी, इस बार वो उभर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मुश्किल है। यह तस्वीर इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण है जहां पर जैन चौधरी हैं और जहां पर जाटों के साथ खड़े होकर जाट स्वाभिमान को जगाने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं जिससे चीजें बिखर जाए। उस पीरियड में याद कीजिए क्या था, अति पिछड़ा और अलित दलितों का समर्थन बीजेपी के पक्ष में चला गया था। इस बार चीजें वैसी बन नहीं पा रही है क्योंकि हर कोई समझ रहा है कि आखिर केंद्र में नायक भी बीजेपी और खलनायक भी बीजेपी है। संयोग से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र मुसलमानों के बीच, दलितों के बीच, ओबीसी के बीच जब आप करना शुरू करेंगे तो कुछ कहेंगे खलनायक ही वही है, कोई कहेंगे नायक भी है। यानी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का यहां जिक्र नहीं होगा। जो बीजेपी चाहती है कि नैरेटिव बदल जाए और एक झटके में 2017 से पुरानी परिस्थिति सामने उभार दिया जाए, इसीलिए वो बार बार अखिलेश यादव को याद करती है। लेकिन क्या यह संभव है कि आप 5 साल पहले के परिस्थितियों के पन्नों को टटोले और बीते 5 साल के पन्नों को, किताब को ताले में बंद कर दे और कहे ठीक है हम 2017 का चुनाव लड़ रहे हैं? तब तो अखिलेश भी कह रहे हैं कि 2012 का समा बन चुका है और उस समा का बनने का मतलब है कि एकमुश्त चीजें कैसे शिफ्ट होंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आरएलडी साथ आकर खड़ी हो गई है तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अति पिछड़ा और अति दलित का समर्थन पिछले चुनाव में बीजेपी को मिला था जिसका लाभ उसे हुआ। उसके अलावा जब आप ओबीसी के उस दायरे में आते, जैसे विश्वकर्मा है, मौर्य है, बिंद है, चौहान, ये सब का लाभ मिला था उनको, कोई स्थिति नहीं है। और अपर कास्ट ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, वह बीजेपी के हिस्से में चली गई थी। हम ये मानकर चल रहे हैं इस बार भी वह बीजेपी के ही पक्ष में है, लेकिन वो अकेले समीकरण कोई कमाल नहीं दिखा पाते हैं। उसमें ओबीसी, अति पिछड़ा, अति दलित का मिक्सर होना जरूरी है, जो इस बार बन नहीं पा रहा है। क्योंकि यादव, जाट और मुसलमान ये तीनों तो खुद ब खुद इस एक सुनामी की तरह है। अगर एक साथ जुट जाए तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब यह सवाल है कि उस पीरियड को अगर आप याद करेंगे तो उस दौर में क्या क्या चल रहा था। जो नोटबंदी थी 2016 में, 2017 इलेक्शन में बीजेपी सरकार ने अमीर और गरीब, बीजेपी सरकार का मतलब मोदी सरकार था उस समय, अमीर और गरीब के बीच बंटवारा किया था।
गरीबों के वोट बीजेपी को मिल गए थे, नरेंद्र मोदी को मिल गए थे, लेकिन इस दौर में जो महंगाई है और बेरोजगारी है और काम कहीं नहीं मिलना है, गरीब समझ चुका है। और नोटबंदी ने क्या खेल किया यह भी हर कोई समझ चुका है। उस दौर में याद कीजिएगा तो गायत्री प्रजापति का जी छवि थी, उसने बहुत डेंट किया था अखिलेश यादव को। डेंट तो अखिलेश यादव को उस पीरियड में मुलायम सिंह और शिवपाल यादव से जो तनातनी चल रही थी, तो मुलायम और शिवपाल के जो समर्थक थे वह भी शिफ्ट हो गए, वह भी अखिलेश के साथ उस पीरियड में नहीं आए थे। और मायावती का जो मुस्लिम एजेंडा उस पीरियड में पूरा था, बीजेपी ने इससे लाभ उठा लिया था। जहां पर दलित मुस्लिमों के साथ नहीं गए, कैंडिडेट्स के साथ नहीं गए, वो शिफ्ट हो गए। ये सारी परिस्थिति बदल गई मौजूदा वक्त में। और उस दौर के मुद्दों को याद कीजिएगा, कब्रिस्तान, शमशान, कसाब, स्कैम, लव जिहाद, कट्टा, नकल, थाने में सपा कार्यालय, कैराना पलायन, दंगा, सब कुछ तो था। उसके कुछ हिस्सों को अब जागृत करने की सोच आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी इस पूरी प्रक्रिया में कहां पर हैं। उससे पहले हमें लगता है कि आप उन मंडलों को समझ लीजिए, अलग अलग मंडलों की क्या स्थिति बन रही है इस चुनाव में, जहां पर यादव, मुस्लिम और जाट, इन तीनों को ही देखना जब शुरू कीजिएगा और इसमें कुछ ओबीसी जातियों का मिश्रण कीजिएगा, जो अति दलित है उनका मिश्रण कीजिएगा, तो पूरा खेल उल्टा नजर आएगा। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 मंडल हैं। जैसे सहारनपुर मंडल में 16 सीटें आती हैं, जिसमें सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर है। बीजेपी ने यहां पर 17 सीटें जीती पिछली बार। 16 सीटों में से पिछली बार जो इन्होंने अपने तौर पर जीती थी, वह जीती थी, जो पूरी की पूरी सीट थी सहारनपुर मंडल के भीतर में, यह सीट है 20, 29, 31, 32, 33 सीटें हैं। यहां पर उसने 17 सीटें जीत रही थी पिछली बार। और ध्यान दीजिए तो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में समाजवादी पार्टी भी इन इलाकों में 12 सीटों पर सबसे ज्यादा जीत हासिल करके आई थी। मुरादाबाद मंडल में जो 27 सीटें आती है, उसमें बिजनौर भी आता है, मुरादाबाद भी आता है, संभल भी आता है, रामपुर भी आता है, अमरोहा भी आता है। यहां पर भी बीजेपी ने पिछली बार 14 सीटें जीती थी और यहां पर समाजवादी पार्टी 12 सीटें जीती थी। सवाल यह है कि सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, इसी तरीके से मेरठ मंडल है, अलीगढ़ मंडल है, आगरा मंडल है और बदायूं मंडल है। इन जगहों की परिस्थिति में बीजेपी पहली बार जो फिसलती हुई दिखाई दे रही है, उसकी दो ही स्थितियां सामने आ रही है। क्योंकि अगर ये जातीय समीकरण फिट बैठ रहे हैं और जातीय समीकरण अगर एक साथ मायावती को दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर ला रहे हैं, तो फिर यकीन जानिए तो बुरा लाभ समाजवादी पार्टी और आरएलडी को होगा। लेकिन अगर इसमें कहीं बीएसपी को भी लाभ आप देने की कोशिश में है और मान रहे हैं कि समीकरण अनुकूल बन जाएंगे, तब ऐसी परिस्थिति में बीजेपी तीसरे नंबर पर नजर आती है, जो कि दहाई के आंकड़े में आ जाएगी। दहाई के आंकड़े में तब नहीं आएगी, ये 20-21 सीट तब छुप आएगी जब बीएसपी को कहीं मुसलमान गिन नहीं पा रहा होगा, या ओबीसी या दलित वोट में भी जाटव के अतिरिक्त जो वोट है वह कहीं बिखर रहा होगा। तो मुश्किल मायावती के लिए शुरुआत हो जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों की तादाद भी है, लेकिन वो अकेले काम नहीं चलता है, उसमें आपको मुस्लिमों का सम्मिश्रण करना पड़ेगा। यहां पर एक सवाल हर कोई बार बार जानना चाहता है कि क्या मुसलमान जीतती हुई पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही खड़ा होगा जो एंटी बीजेपी होगी? क्योंकि बीजेपी अपने तौर पर मुसलमानों का जिक्र ही नहीं करती है तो वह एक विरोध और टकराव की परिस्थितियां पैदा करती है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम की एक मोटी लकीर खिंचती हुई नजर आए और हर कोई यह मान ले कि हम हिंदू हैं, चाहे वो ओबीसी के तौर पर हो, चाहे दलित के तौर पर हो, अति पिछड़ा हो, अति दलित हो, हर कोई मान ले। इस लकीर को वो खींचना चाहती है। इस सवाल का जवाब 3-4 बातों से निकल जाता है। पहली बात, इसके भीतर में योगी को भी आपको परखना होगा। जब आप इन बातों का जिक्र करते हैं कि क्या मुसलमान जीतते हुए कैंडिडेट के साथ खड़ा होगा, हमने उसको जो परीक्षण करना शुरू किया, अगर इस सिर्फ समीकरण के आश्रय चल रहे हैं तो लगभग 23 सीटें ऐसी है जहां पर बीएसपी को जीत मिलेगी मुस्लिम वोट 7 आने पर। लेकिन मुस्लिम वोट 7 आने पर समाजवादी पार्टी को जीत लगभग 90 सीट पर मिल जाती है। अंतर समझिए क्या है ये। अंतर इसका बहुत साफ है कि उसके अलावे जहां जहां दलितों के जो वोट बैंक है उसकी संख्या और मुस्लिमों की संख्या दोनों को जब आप मिलाते हैं तो ये किसी भी हालत में 30% से ऊपर होने चाहिए, अन्यथा जीत नहीं मिलेगी।
लेकिन दूसरी तरफ 18 और 17-25% का जो हिस्सा है, जाट और यादव का हिस्सा है, उसमें मुस्लिमों के बिखरने का लाभ भी कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा, अगर लगभग उसका 50-60% भी समाजवादी पार्टी आरएलडी के कैंडिडेट्स को मिलना शुरू हो गया, तो फिर सुपड़ा साहब बीजेपी का हो जाएगा और यह एक छत्र राज इनका अपने तरीके से हो जाएगा। यहां पर एक सवाल और है, योगी का अपना संकट क्या है? योगी को लेकर कौन से सवाल है? योगी ईमानदार है, लेकिन सरकार भ्रष्ट है। सरकार के भ्रष्ट होने का परसेप्शन उत्तर प्रदेश के भीतर में फैला हुआ है। नौकरशाही पर योगी आश्रित हैं, लेकिन उसी नौकरशाही में किसी दूसरे को रोजगार इस दौर में मिला ही नहीं, यानी बेरोजगारी और मुश्किल है। तीसरी बड़ी बात है, जो एमएलए और मंत्री हैं, इनसे कोई तालमेल योगी का बतौर सीएम रहा नहीं, तो अब चुनाव के वक्त में वो कितना भी तालमेल अलग अलग जातियों का अगर बनाना चाहे तो भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की एक अलग है लाइन, दिनेश शर्मा की एक अलग लाइन है। इसी तरीके से जो भी अलग अलग जातियों के मिनिस्टर्स थे, वो सेंटर के हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग चल रही थी, योगी के हिसाब से नहीं चल रही थी। और योगी तो योगी हैं, उनको तो मान लिया गया कि उन्होंने योगी हैं, लेकिन इस दौर में उनकी सियासत ने ठाकुरों को कहीं बल दिया और ब्राह्मणों को नीचे कर दिया। फिर मामला डगमगा गया, जिसका असर आपको पूर्वांचल में दिखाई देगा। लेकिन आज जिक्र सिर्फ हम लोग कर रहे हैं पश्चिमांचल का। अब यहां पर समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अलग अलग मंडलों को हम देख रहे हैं, जैसे आप आगरा मंडल में देखते हैं, यहां पर बीजेपी की हमेशा से अच्छी स्थिति रही है, क्योंकि आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं में पिछली बार 23 सीटों में से 16 सीट जीती, लेकिन उससे पहले भी 19 सीट जीत चुकी है बीजेपी। तो बीजेपी का प्रभाव इन इलाकों में बाखूबी रहता है। लेकिन यहां पर भी समीकरण जो पहली बार बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के हिस्से में लगभग 20 सीटें जा रही हैं 23 में से। ये बड़ी खतरनाक परिस्थिति है बीजेपी के लिए, क्योंकि जातियों का समीकरण अगर आप शिफ्ट जब करते हैं तो आप 100% शिफ्ट नहीं करते हैं, आप लगभग 60% से 70% के बीच में मान लेते हैं वह उसको जिता देगा, बाकी बिखर जाए। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिर एकमुश्त वोट दे पाने या वोट पावर जो है, वह तीन ही परिस्थितियों में तीन लोगों के साथ है। एक मुसलमानों के साथ है, दूसरा दलितों के साथ है जो सबसे पावरफुल, और तीसरा संयोग से जो दलित के भीतर में जाटव और अन्यों को लेकर था, वह शिफ्ट हो रहा है अब जाटों को लेकर। जाट पहली बार, यानी जाटव और दूसरे दलित एक मुश्त वोट बैंक के तौर पर, वोट पावर के तौर पर पहचानती, लेकिन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव एक मुश्त है, मुस्लिम एक मुश्त है और जाट तीसरी तादाद में पहली बार निकल कर आया, और उसके पीछे किसान आंदोलन का वह बैकग्राउंड है। अब आखिरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्या वाकई ऐसी स्थिति बन रही है, तो हमें लगता है कि एक स्थिति को और टटोलिए। पिछली बार 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 20 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। उसमें वह बेहट था, सहारनपुर नगर था, कैराना था, नजीमाबाद था, नगीना था, ठाकुरद्वार था, जलालाबाद था, कुंदरकी था, बेलारी था, स्वार था, रामपुर, मेरठ, छपरौली, धौलाना, सिरसागंज, मैनपुरी, किशन, करहल, ये तमाम सीटें जो 20 सीटें हैं दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन इस बार और उस बार जो थी, समाजवादी पार्टी लगभग 51 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। इसी तरीके से बीएसपी भी 45 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन ये समीकरण बता रहे हैं कि लगभग ऐसा हो सकता है कि लगभग 85 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर इसलिए अभी से दिखाई देने लगी है बीजेपी को, जहां वो द्वार द्वार और मंदिर मंदिर घूमने की प्रक्रिया है और जयंत चौधरी के प्रति नरम भाव रखकर आने वाले वक्त में जाटों को एकमुश्त एक वोट पावर के तौर पर ना आने देने की जो बीजेपी की रणनीति है, वह कितनी सफल होगी नहीं होगी यह फिर दूर की गोटी है। लेकिन तत्काल में बीजेपी के भीतर यह खतरे की घंटी है, उसे समझ में आने लगा है कि पिछली बार 20 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे, इस बार 85 सीटों पर वह नजर आ रही है कागज पर कि दूसरे नंबर पर है। लोगों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन, अभी भी कितना क्या बोलना है, यह आप तमाम जगहों पर सुन रहे होंगे। लेकिन इंटरनली बीजेपी जो सर्वे भी अपना कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो सर्वे कर रही है, उसमें जहां जहां पर जिस जिसको जोर देना है, बीएसपी जो है अभी भी 45 सीटों पर जोर डाल रही है कि वह नंबर 1 पर आ जाए। इससे उसका आंकड़ा 50 हो जाएगा, जो बड़ा मुश्किल सवाल है। समाजवादी पार्टी अब नई परिस्थिति में आकर खड़ी हुई है, उसकी नज़र उन 20 से 22 सीटों पर है जहां पर उसे लग रहा है कहीं ये हाथ से निकल ना जाए।
बीजेपी के लिए 85 सीट है। ये अंतर नया आया है और ये नई परिस्थिति बता रही है कि संकट की घंटी और संकट के दरवाजे बीजेपी के लिए मुश्किल हो चले हैं। इसीलिए जाट स्वाभिमान जगा पाए, मथुरा को लेकर कोई नई परिस्थिति और कुछ नए ढोल और शंख सुनाई देने लगे, या फिर कैराना के पलायन की सोच दोबारा लोगों के बीच हावी हो जाए। लेकिन एक चीज समझना होगा, कैराना का पलायन व्यापारियों से जोड़ा गया और मौजूदा वक्त में व्यापारी भी उत्तर प्रदेश के भीतर बड़ी दयनीय हालत में है। यानी 5 साल की गवर्नेंस का खाका और डबल इंजन की सरकार के सामने अपने ही जाल में फंसने की परिस्थितियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने नए तरीके से पैदा कर दिया है। और यह परिस्थिति से वो कैसे निकले, तो इसको लिए उसके पास 2 ही उपाय हैं, प्रचार, मीडिया, और जो मुंह से अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पर कही जाए वही महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिएगा, अब यही हो चलेगा धीरे धीरे, यही एक भरोसे की आस है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।